हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सबा और आज का हमारा टॉपिक है धर्म यानी कि रिलीजन। जब आप धर्म शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? मंदिर, मस्जिद, पूजा, प्रार्थना, नमाज, त्योहार या धार्मिक किताबें। लेकिन सोशियोलॉजी में धर्म केवल पूजा पाठ या ईश्वर में विश्वास नहीं है, बल्कि सोशियोलॉजी में हम धर्म को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में पढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे धर्म क्या है, सोशियोलॉजी में रिलीजन को कैसे समझा जाता है, धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, रिलीजियस बिलीफ्स और रिचुअल्स क्या हैं, सैक्रेड और प्रोफेन क्या है, एनिमिज्म और नेचुरलिज्म यानी कि आत्मवाद और प्रकृतिवाद क्या है, रिलीजन सोसाइटी के लिए क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है और इमाइल दुर्खीम ने रिलीजन को कैसे एक्सप्लेन किया है। ये सब हम आज की क्लास में समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल देना चाहती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को रिलीजन में विश्वास है लेकिन वो कोई रिलीजियस रिचुअल्स नहीं करता है तो क्या वो रिलीजियस है? बताइए। चलिए इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा, पूरे लेक्चर को सुनने के बाद बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धर्म का यानी कि रिलीजन का एक सामान्य अर्थ समझते हैं। रिलीजन यानी कि धर्म का संबंध उन रिलीजियस बिलीव्स, वैल्यूज से है जिनके द्वारा व्यक्ति किसी सुपरनैचुरल पावर से अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता है। सामान्य भाषा में कहें तो धर्म वो विश्वास है जिसके द्वारा व्यक्ति कुछ विशेष शक्तियों, बिलीव्स और सेक्रेट चीजों में विश्वास करता है और उन विश्वासों के अनुसार प्रैक्टिसेस करता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति भगवान में विश्वास करता है और मंदिर जाकर पूजा पाठ करता है, कोई व्यक्ति नमाज पढ़ता है, कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, कोई व्यक्ति रोजा रखता है, कोई व्यक्ति किसी धार्मिक त्योहार में पार्टिसिपेट करता है। ये सभी रिलीजियस बिहेवियर के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ध्यान रखिए, रिलीजन केवल बिलीफ नहीं है, इसमें बिलीफ के साथ साथ रिचुअल्स, इमोशंस, सिंबल्स, वैल्यूज और कम्युनिटी भी शामिल होते हैं। इसीलिए हम रिलीजन को एक ब्रॉडर सोशल फिनोमेना के रूप में समझते हैं। अब सवाल आता है कि सोशियोलॉजी रिलीजन को क्यों पढ़ाती है? देखिए, सोशियोलॉजी का बेसिक कंसर्न है सोसाइटी और सोशल रिलेशनशिप्स को समझना। इसीलिए सोशियोलॉजी ये नहीं पूछती कि कौन सा धर्म सही है या गलत, ये सोशियोलॉजी का काम नहीं। सोशियोलॉजी ये पूछती है कि रिलीजन सोसाइटी को कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, क्या रिलीजन लोगों को एक साथ जोड़ता है? क्या रिलीजन सोशल कंट्रोल करता है? क्या रिलीजन मॉरल वैल्यूज देता है? क्या रिलीजन लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन से उबरने की कुव्वत देता है? क्या रिलीजन सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ा सकता है? क्या रिलीजन सोशल चेंज में रोल प्ले करता है? इसीलिए सोशियोलॉजी रिलीजन को एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में स्टडी करती है। याद रखिए, सोशियोलॉजी स्टडीज रिलीजन बट इट डज नॉट जज द ट्रुथ और फॉल्सिफाई एनी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। ये डिस्टिंक्शन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट और थिंकर्स की डेफिनेशन को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं एडवर्ड टायलर। टायलर ने रिलीजन के ओरिजिन को समझाते हुए एनिमिज्म का यानी कि आत्मवाद का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अनुसार रिलीजन का मूल आधार सुपरनैचुरल पावर्स में या स्पिरिट्स में बिलीफ है। प्रिमिटिव सोसाइटी में लोगों को ये यकीन था कि इंसान के अंदर सोल यानी कि आत्मा होती है और सुपरनैचुरल स्पिरिट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। यही है एनिमिज्म। अब आते हैं जेम्स फ्रेजर की तरफ। फ्रेजर ने रिलीजन को सुपरनैचुरल पावर से जोड़ के समझाया।
उनके अनुसार ह्यूमन बीइंग्स उन सुपरनैचुरल पावर्स को सैटिस्फाई या प्लीज करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वो अपने जीवन के लिए पावरफुल मानते हैं। अब आते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट थिंकर इमाइल दुर्खीम की तरफ। दुर्खीम के लिए रिलीजन सिर्फ गॉड में बिलीफ नहीं था। उन्होंने रिलीजन को सेक्रेड चीजों से संबंधित बिलीफ और प्रैक्टिसेस का एक सिस्टम माना, और ये सिस्टम लोगों को एक मॉरल कम्युनिटी में जोड़ता है। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, सेक्रेड और प्रोफेन। इसको अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में समझते हैं। अब धर्म की प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं। धर्म की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सुपरनैचुरल पावर में बिलीव करना। दूसरा है सेक्रेडनेस, पवित्रता। तीसरा रिलीजियस बिलीफ। रिलीजन में लोगों को किसी न किसी चीज में बिलीफ होता है, गॉड में बिलीफ होता है, कर्मा में बिलीफ होता है, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, इसमें बिलीफ होता है। नेक्स्ट है रिचुअल्स। अपने रिलीजियस बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए लोग रिचुअल्स यानी कि कर्मकांड करते हैं, जैसे कि पूजा, नमाज, प्रार्थना, रोज़ा रखना, फास्ट रखना और भी रिलीजियस सेरेमनीज को परफॉर्म करना। नेक्स्ट है इमोशनल फीलिंग। धर्म के साथ इमोशनल फीलिंग्स भी जुड़ी होती हैं, जैसे कि फियर, फेथ, डिवोशन, होप, रिस्पेक्ट और लव जैसी फीलिंग भी रिलीजन में दिखाई देती है। नेक्स्ट है रिलीजियस सिंबल्स। हर रिलीजन में कुछ सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। सोशल कम्युनिटी। रिलीजन एक इंडिविजुअल को लार्जर सोशल कम्युनिटी से जोड़ता है, इसीलिए रिलीजन साइमल्टेनियसली पर्सनल भी है और सोशल भी है। अब हम समझते हैं रिलीजियस बिलीफ को। इंपॉर्टेंट टर्म है बिलीफ। बिलीफ का मतलब है किसी बात को विश्वास के रूप में स्वीकार कर लेना। आई बिलीव दिस, आई बिलीव दैट, आई बिलीव इन गॉड, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। दीज आर द बिलीव्स। रिलीजियस बिलीव्स अलग अलग सोसाइटी और रिलीजन में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे गॉड में विश्वास, सोल में विश्वास, कर्मा में, रीबर्थ में, हेवन, हेल, डिवाइन पावर में विश्वास। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बिलीफ है कि गुड एक्शंस प्रोड्यूस गुड कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये बिलीफ उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है कि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। तो वो यही तो सोचेगा ना कि अगर मैं दूसरों के साथ अच्छा करूंगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा। इसीलिए रिलीजियस बिलीफ सिर्फ माइंड में रहने वाला एक आइडिया नहीं होता है, बल्कि वो आपके बिहेवियर में भी दिखता है। अब रिचुअल्स को समझते हैं, धार्मिक क्रियाएं। रिचुअल का मतलब होता है ऐसी धार्मिक क्रियाएं जिन्हें पर्टिकुलर तरीके और मीनिंग के साथ परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल पूजा, नमाज, हवन, व्रत, रोजा, धार्मिक समारोह और फेस्टिवल्स। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, बिलीफ, रिचुअल, बिहेवियर। यानी बिलीफ हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करती है और रिचुअल हमारे बिहेवियर को एक्सप्रेस करता है। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दीप जलाता है, पूजा करता है और रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करता है, तो वो केवल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उस एक्टिविटी के पीछे एक सिंबॉलिक और सोशल मीनिंग होता है। अब रिलीजियस इमोशंस को समझिए। रिलीजन इमोशंस से भी डीपली कनेक्टेड है। किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके व्यक्ति को श्रद्धा, डिवोशन या होप महसूस हो सकता है। कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन में रिलीजन ही इमोशनल सपोर्ट देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, वो प्रे करेगा। अब सोशियोलॉजी ये नहीं कहती कि उसकी प्रेयर साइंटिफिकली सही है या गलत है। सोशियोलॉजी ये ऑब्जर्व करती है कि उस प्रेयर ने उस व्यक्ति को इमोशनल स्ट्रेंथ दी। यही रिलीजन का एक सोशल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन है। अब रिलीजियस सिंबल्स और ऑब्जेक्ट्स को समझिए। रिलीजन में सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंस है। कुछ ऑब्जेक्ट रिलीजन में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं रह जाते, उनके साथ रिलीजियस मीनिंग जुड़ जाता है।
जैसे कि रिलीजियस बुक्स, गीता, कुरान, बाइबल, सिंबल्स, आइडल्स, सेक्रेड प्लेसेस या अन्य रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिंबल कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। जब लोग किसी कॉमन सिंबल को रिस्पेक्ट करते हैं तो उनमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप हो जाती है। अब टैबू को समझिए, निषेध। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलीजन में, टैबू। टैबू का अर्थ होता है कोई ऐसा काम या बिहेवियर जिसे किसी सोसाइटी या रिलीजन में फॉरबिडन यानी कि निषेध माना जाता है। अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग टैबूज होते हैं। जैसे कुछ खाना खाने मना होते हैं, कुछ फूड्स का सेवन मना होता है, कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना, कुछ प्लेसेस या ओकेजन से जुड़े हुए रिस्ट्रिक्शंस। होता है ना अलग अलग धर्मों में कि कुछ चीज़ें खाना जो है वो फॉरबिडन होता है, प्रोहिबिटेड होता है, कुछ जगह पे जाना प्रोहिबिटेड होता है, कुछ सेरेमनीज करना प्रोहिबिटेड होता है। तो दीज आर द टैबूज, और ये सब अलग अलग रिलीजियस और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पाए जाते हैं। टैबू का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बिहेवियर को रेगुलेट करना। इसीलिए रिलीजन केवल ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए, बल्कि रिलीजन ये भी बताता है कि क्या नहीं करना है। अब एनिमिज्म पे आते हैं, यानी कि जीववाद। ये रिलीजन से जुड़ी थियोरीज हैं। अभी शुरू में हमने बात करी थी एडवर्ड टाइलर और फ्रेजर की, तो उन्हीं की ये थियोरीज है जिनको हम थोड़ा इलैबोरेट करके इस वक्त समझेंगे। तो एनिमिज्म यानी कि जीववाद, जिसकी थ्योरी एडवर्ड टाइलर ने दी। एनिमिज्म का बेसिक आइडिया है सोल या स्पिरिट में यकीन रखना। देखिए प्रिमिटिव लोग शुरू शुरू में जब लोग धरती पे आए और उन्होंने धरती को समझना शुरू करा, तो वो चीज़ों को समझ रहे थे। उन्हें ड्रीम, डेथ, इलनेस और नेचुरल इवेंट समझ में नहीं आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये माना कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई सोल या स्पिरिट होती है। धीरे धीरे उनका विश्वास ये भी बना कि नेचुरल चीज़ों में भी स्पिरिट होती है। जैसे कि बहुत तेज़ आंधी आती थी, बाढ़ आती थी, भूकंप आता था, हफ्तों बारिश होती थी, तो वो समझ नहीं पाते थे कि ये सब क्या है। तो उनको ऐसा लगने लगा कि नेचर में भी कोई आत्मा है जो हमारे किसी काम से खुश या रुष्ट हो जाती है, इसलिए इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। तो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था। सो दे थॉट कि देयर माइट बी सम सोल और स्पिरिट। तो उनको ये लगा कि नेचर में भी स्पिरिट्स हैं, जैसे कि पेड़ में, नदी में, पहाड़ में, हवा में, सूर्य में आदि। इसी प्रकार के बिलीफ से एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई प्रिमिटिव सोसाइटी किसी पेड़ को सेक्रेड मान लेती है, तो उसका ये मानना है कि इस पेड़ के अंदर स्पिरिट है, और ये बिलीफ एनिमिज्म से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। हम आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी देखते हैं नेचर और सेक्रेडनेस से जुड़े हुए कई सारे बिलीव्स, और अलग अलग फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। जैसे हम आज भी देखते हैं कि कुछ ओकेजन्स पे बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, आदि आदि। अब नेक्स्ट है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। इसमें प्रिमिटिव लोग नेचर की शक्तियों से प्रभावित होते थे। उनके जहन में सवाल आता था कि बारिश क्यों होती है, बिजली क्यों चमकती है, तूफान क्यों आता है, सूरज और चंद्रमा का क्या महत्व है। उस वक्त क्योंकि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस नहीं थी, तो ह्यूमन बीइंग ने नेचुरल पावर्स को सुपर नेचुरल पावर समझ लिया और उन्हें डिवाइन फोर्सेस समझने लगे। इस तरह से नेचर बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिलीजियस बिलीफ। नेक्स्ट है सुपर नेचुरलिज्म। सुपर नेचुरल का अर्थ है ऐसी शक्तियों में विश्वास जो इस विश्व, इस धरती के परे हैं, जैसे गॉड, गॉड्स, स्पिरिट्स, सोल, हेवन, हेल आदि। इंसान कई बार ये मानता है कि उनके जीवन को ऐसी शक्तियां कंट्रोल करती हैं जिन पर उनका कोई बस नहीं होता। इसीलिए वो प्रेयर करते हैं, वर्शिप करते हैं और रिचुअल्स के माध्यम से इन पावर्स के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, सुपरनैचुरलिज्म explains religion through belief in powers beyond ordinary human control.
अब रिलीजन का फंक्शनलिस्टिक कॉन्सेप्ट, प्रकारवादी कॉन्सेप्ट समझते हैं। फंक्शंस ऑफ रिलीजन। पहला, सोशल इंटीग्रेशन। रिलीजन लोगों को जोड़ सकता है, जोड़ता है। सोशल सॉलिडारिटी। जब लोग कॉमन बिलीफ और रिचुअल्स शेयर करते हैं तो सॉलिडारिटी की भावना आ ही जाती है। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए धर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि धर्म ही हमको बताता है क्या सही है और क्या गलत है। और अगर इंसान ज़रा सा भी धर्म में बिलीव करता है तो वो सारे काम करने से बचता है जो धर्म में मना है। नेक्स्ट है मॉरल वैल्यूज़। धर्म में ही हमें सिखाया जाता है रिलीजियस हार्मनी, काइंडनेस, चैरिटी, ड्यूटी, कंपैशन। धर्म ये सारे मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट। जब आप दुखी होते हैं या बीमार होते हैं या कोई आपका लव्ड वन बीमार होता है या आपकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी या क्राइसिस आ जाता है तो रिलीजन ही आपको होप और इमोशनल सपोर्ट दे सकता है। नेक्स्ट है कल्चरल कंटिन्यूटी। रिलीजन ही कस्टम और ट्रेडिशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का काम करता है। अब दुर्खीम के धर्म के सिद्धांत को भी समझ लेते हैं। रिलीजन के सोशियोलॉजिकल स्टडी में दुर्खीम का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। दुर्खीम के अनुसार रिलीजन को समझने के लिए हमको दो टर्म समझने होंगे, सेक्रेड और प्रोफेन। सेक्रेड का अर्थ है वो चीज़ें जिसे समाज विशेष, पवित्र और सम्मान योग्य समझता है, और प्रोफेन का अर्थ है ऑर्डिनरी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें। अब सवाल उठता है किसी चीज़ को सेक्रेड कौन बनाता है? दुर्खीम के अनुसार सेक्रेडनेस केवल उस ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वालिटी नहीं है, उसका सोशल मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। यानी सोसाइटी किसी ऑब्जेक्ट, सिंबल, प्लेस या प्रैक्टिस को स्पेशल मीनिंग दे सकती है। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझिए। दुर्खीम का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसका अर्थ है सोसाइटी के लोगों के बीच पाए जाने वाले कॉमन शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज और आइडियाज। रिलीजन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को स्ट्रेंथन करता है। जैसे जब लोग एक साथ कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं या एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या एक साथ प्रेयर्स या रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करते हैं, इससे सोसाइटी में आई की जगह वी की फीलिंग डेवलप होती है, और यही रिलीजन का एक इम्पॉर्टेंट सोशल फंक्शन है। अब हमें रिलीजन की आलोचना को भी समझना पड़ेगा। अगर रिलीजन के पॉजिटिव फंक्शंस हैं तो कुछ स्कॉलर्स ने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी फोकस करने को कहा है। जैसे कुछ सिचुएशंस में रिलीजन सुपरस्टिशन को बढ़ा सकता है, रिजिड बिलीव्स को सपोर्ट कर सकता है, सोशल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर सकता है, सोशल चेंज का विरोध कर सकता है, और कभी कभी सोशल कंट्रोल का पावरफुल मैकेनिज्म बन सकता है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि रिलीजन का इफेक्ट हर सोसाइटी और हर सिचुएशन में एग्जैक्टली सेम नहीं होता। इसीलिए सोशियोलॉजी रिलीजन को बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी करती है। अब मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन को समझिए। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन का इम्पैक्ट कम या ख़त्म हो रहा है? इसका आंसर है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मॉडर्नाइजेशन के साथ रिलीजन के फॉर्म्स और फंक्शंस में चेंजेस ज़रूर होता है। जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, साइंस और अर्बनाइजेशन ने लोगों के रिलीजियस बिहेवियर को प्रभावित किया है, लेकिन रिलीजन अभी भी लोगों की सोशल लाइफ में दिखाई दे रहा है। जैसे हम आज भी देखते हैं कि फेस्टिवल्स लोग मना रहे हैं, रिलीजियस बिलीफ्स के अनुसार शादियां भी कर रहे हैं, फैमिली सेरेमनीज हो रही हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज हो रही हैं। इसीलिए कहना एप्रोप्रिएट होगा कि रिलीजन में चेंज इट्स फॉर्म but its social significance cannot simply be ignored.
अब जल्दी से पूरे लेक्चर को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि रिलीजन केवल पूजा पाठ नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन भी है। इसके अंदर बिलीफ्स, रिचुअल्स, इमोशंस, सिंबल्स, सेक्रेडनेस, टैबूज और कम्युनिटीज जैसे एलिमेंट्स भी आते हैं। हमने एडवर्ड टायलर के एनिमिज्म, नेचुरलिज्म और सुपर नेचुरलिज्म को समझा। इमाइल रहीम के रिलीजन के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने रिलीजन के फंक्शंस को समझा। अब मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के कि क्या मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन की इम्पोर्टेंस कम हुई है या रिलीजन ने केवल अपना फॉर्म चेंज किया है? इस क्वेश्चन को ज़रूर सोचिएगा और जो भी आपके जहन में आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इजी लैंग्वेज में सोशियोलॉजी के लेक्चर लाती रहूँगी ताकि आप इजीली समझ सकें कि समाजशास्त्र में अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझा गया है और कैसे उन पे बात की गई है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।